फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग डाउन टू अर्थ मैगजीन का जो अक्टूबर का एडिशन है इसको डिस्कस करेंगे। और आज की हमारी क्लास में कई सारे हम लोग ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो कि यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जो भविष्य में विश्व में वाटर क्राइसिस होने वाली है, जो विश्व में पानी की कमी होगी और इसकी वजह से जो प्रवास होगा, जो माइग्रेशन होगा, जो कि एक तरह से डिस्ट्रेस माइग्रेशन होगा, आपदा की वजह से जो माइग्रेशन होगा, इसको लेकर के हम लोग एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। और इस तरह के जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में आते भी हैं। फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी या पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा ज्योग्राफी ऑप्शनल की पेड क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके साथ ही यूपीएससी और पीसीएस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करते हैं। तो अगर आपको पेड क्लासेस की ज़रूरत है, आप अपने कोर्स को एक बहुत ही ब्रॉड वे में कंप्लीट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक की समझ विकसित करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमको 7905251328 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर है ये आपके सामने स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है कि जैसे जैसे दुनिया में पानी की कमी होगी उसका माइग्रेशन यानी प्रवास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, पानी की कमी जल्द ही दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आंतरिक प्रवास का अगला मुख्य कारण बन सकती है। तो जो आंतरिक प्रवास होता है उसका एक मुख्य कारण भविष्य में क्या बनेगी? पानी की कमी, जो 4 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में लोगों के शुरुआती प्रवास की याद दिलाती है। तो एक समय पे पूर्वी अफ्रीका में जिस तरह का प्रवास हुआ था उसी तरह का प्रवास विश्व में फिर से देखा जा सकता है, लेकिन इस बार जो पैटर्न है वो अलग होगा। और इसका किसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो शायद वो जो पानी है उसको जुटा लेगा, यानी कोई प्लांट है मान लीजिए जो पानी बेचता है, तो वहाँ से जो अमीर व्यक्ति है, जो रिच पर्सन है, वो पानी को खरीद लेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं, जो श्रमिक हैं, इन लोगों के ऊपर इस क्राइसिस का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यानी सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन करना पड़ेगा वो गरीब हैं, श्रमिक हैं, इन लोगों को करना होगा। पानी की उपलब्धता हमेशा प्रवास का सबसे बड़ा चालक रहा है। तो देखिए, हमेशा से क्या हुआ है, जैसे हमारे यहाँ जो आक्रमणकारी भी आए हैं भारत में, वो कहाँ पे अट्रैक्ट हुए? जहाँ पर पानी की उपलब्धता थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छी कृषि थी, अच्छी अर्थव्यवस्था थी। तो हमेशा से जो पानी है वो प्रवास का एक बड़ा चालक रहा है, या कह लीजिए प्रवास को जो जल की उपलब्धता है वो हमेशा प्रवास को बल देती है। अगस्त 2021 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में 1960 से 2015 तक आंतरिक प्रवास पर सबसे बड़े डेटा सेट को इकट्ठा किया गया। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अलग संस्थान हैं वो अपना शोध कार्य करते रहते हैं। तो विश्व बैंक ने क्या किया, 1960 से लेके और 2015 तक जितना भी आंतरिक प्रवास हुआ था उससे संबंधित जितना डेटा था उसको एक जगह पर इकट्ठा किया। और ये जो डेटा है इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष निकला कि पानी की अनुपस्थिति का पानी की प्रचुरता की तुलना में प्रवास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि मान लीजिए एक ऐसा स्थान है जहां पर पानी की प्रचुरता है, ये इतना प्रवास को अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसकी वजह से प्रवास इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां पर पानी की कमी हो गई, तो अब जाहिर सी बात है मनुष्य के सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे ही पानी की कमी होगी तुरंत प्रवास होने लगेगा। यानी कि जो पानी की कमी है वो सबसे ज़्यादा प्रवास को प्रेरित करेगी। हाँ, अगर कहीं पर पानी उपलब्ध है तो इतना ज़्यादा प्रवास नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपका काम चल रहा है, तो आप अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहेंगे, भले वहाँ पर कुछ ज़्यादा पानी उपलब्ध हो। लेकिन अगर आपके जहाँ पर स्थान है वहाँ पर पानी कम हो गया तो आप मजबूर होंगे प्रवास करने के लिए। वास्तव में सूखे जैसी स्थितियों के परिणाम स्वरूप बाढ़ जैसी स्थितियों की तुलना में 5 गुना अधिक प्रवास होता है। तो यानी अगर सूखा पड़ गया कहीं पे तो संभावना है 5 गुना ज्यादा प्रवास होगा बाढ़ से। यानी बाढ़ की वजह से लोग इतना प्रवास नहीं करते हैं जितना सूखे की वजह से करते हैं, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है कि पानी जीवन के लिए अति आवश्यक है।
तो देखिए विश्व बैंक ने एक विश्लेषण किया, तो इसमें इन्होंने बताया पानी की कमी के कारण प्रवास की क्या सीमा हो सकती है। इसे 2 भाग की रिपोर्ट एब एंड फ्लो के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं उसको एब एंड फ्लो रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित किया गया है 2 भागों में। रिपोर्ट ने पाया कि पानी की कमी 1970 और 2000 के बीच आंतरिक प्रवास में 10% की वृद्धि से जुड़ी है। यानी कि 1970 से 2000 के बीच जो आंतरिक प्रवास में 10% तक की वृद्धि देखी गई, वो क्यों प्रवास में वृद्धि हुई? क्योंकि पानी की कमी हुई। जलवायु के रूप में परिवर्तन वर्षा परिवर्तनशीलता को तेज करता है। सूखा सदी के अंत तक 700 मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिससे प्रवासन को बढ़ावा मिल सकता है। तो लगभग 700 मिलियन लोगों के ऊपर सूखे का प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से क्या होगा? प्रवास को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर भी 80% गरीब समुदायों के बेहतर संभावनाओं वाले स्थान पर जाने की कम संभावना है, क्योंकि प्रवास में लागत शामिल है। लेकिन देखिए इसके बाद भी क्या है, जो 80% गरीब समुदाय के लोग हैं वो दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, यानी उनको जो कम पानी वाला स्थान है वहीं पर रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रवास में देखिए लागत भी आती है। जब आप प्रवास करते हैं तो अपने पुराने स्थान को छोड़ते हैं, कुछ संपत्तियां छोड़ना पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर के जो गरीब लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रवास इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रवास की जो लागत है शायद इसका बर्डन ये गरीब लोग ना उठा पाए। अब देखिए ये जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन या संकट प्रवास है, इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो कम वर्षा और लगातार सूखे वाले क्षेत्रों को छोड़ने वाले प्रवासियों के पास आमतौर पर अन्य प्रवासी श्रमिकों की तुलना में कम शैक्षिक स्तर और कौशल होता है। तो देखिए जब कम वर्षा होती है या लगातार सूखा पड़ता है तो किन प्रवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है? जिनका शैक्षिक स्तर कम है, जिनके पास कौशल कम है, जिसका अर्थ है कि उनके गंतव्य पर कम मजदूरी और बुनियादी सेवाओं तक कम पहुंच है। तो ऐसे में क्या होगा? आप देखिए आपके पास अगर शिक्षा भी कम है, आपके पास कोई कौशल नहीं है, तो प्रवास करके अब आपके स्थान पे पानी की कमी हो गई, आपने प्रवास किया, आप कहीं और गए, तो उस स्थान पर आपको कोई बहुत ज्यादा पैसा तो दिया नहीं जाएगा काम के लिए, क्योंकि आपके पास ना ही कौशल है ना शिक्षा है। तो यानी कि ये जो गरीब लोग हैं जब प्रवास करते हैं तो नए स्थान पर जाकर इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एब एंड फ्लो रिपोर्ट बताती है कि 2050 में पानी की मांग आज की तुलना में 80% अधिक होगी, यानी कि जो वाटर की डिमांड है वो 80% तक बढ़ जाएगी, ऐसा एब एंड फ्लो रिपोर्ट ने बताया है। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि जो पानी का स्रोत है वो कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो अगर किसी चीज की सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो इसी को तो डिस्ट्रेस कहते हैं, यही एक संकट के रूप में सामने आएगा। अब देखिए अधिकतर जो प्रवासी होंगे भविष्य के, वो क्या प्रिफर करेंगे कि वो शहरों में जाकर के बस जाएं, क्योंकि शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो ये वाटर शॉक का सामना आसानी से कर पाते हैं। उदाहरण के लिए शहरों में जो पानी की वितरण प्रणाली है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ ही हो सकता है भविष्य में कोई प्लांट वगैरह भी लगा दिए जाएं जो गंदे पानी को साफ कर रहे हो। तो इस तरह से जो शहर हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि ज़्यादा अच्छा होता है पानी का, तो प्रवासी प्रिफर करेंगे कि शहरों में बसा जाए। लेकिन देखिए फिर समस्या क्या आएगी, जब सभी लोग शहरों में जाने लगेंगे तो आबादी तेजी से बढ़ेगी और जो सुविधाएं हैं वो तो धीरे धीरे बढ़ पाएंगी। तो जब आबादी बहुत ज्यादा हो जाएगी शहर में और सुविधा कम रह जाएगी तो फिर से एक संकट आ जाएगा। तो लगभग 30% वैश्विक शहरी निवासी मलिन बस्तियों में रहते हैं, यानी कि अब इससे एक संकट ये भी आएगा कि जो स्लम एरिया है शहरों का वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, इन स्लम में ना ही पाइप से जल आपूर्ति हो पाती है और जो स्वच्छता है वो भी अपर्याप्त होती है, यानी कि ना स्वच्छ पानी होता है और स्लम्स की जो गंदगी है उस सबसे हम सभी परिचित हैं। तो यानी कि ये जो वाटर डिस्ट्रेस है इसकी वजह से जो माइग्रेशन है वो शहरों के लिए एक संकट का कारण बन सकता है। अब देखिए एक टॉपिक है यूकेलिप्टस के पेड़ के ऊपर। तो देखिए जो यूकेलिप्टस का पेड़ है वो भारत जैसी जो जलवायु वाले देश हैं इनके लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो पानी को ज्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए इसको आतंकवादी वृक्ष की भी संज्ञा दी गई है। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक गैर देशी या विदेशी प्रजाति का परिचय, चाहे वो जीव हो या वनस्पति, हमेशा व्यवधान का संकेत होता है। यानी कि आपकी जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका इकोसिस्टम है, अगर इसमें कोई ऐसा जीव आ जाता है जो इस इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है तो वो क्या करेगा। देखिए हर जीव की प्राकृतिक रूप से टेंडेंसी होती है
अपने को जीवित रखना और अपने को बढ़ाना। तो यूकेलिप्टस भी वही कोशिश करेगा, खुद को बढ़ाने की और खुद को जीवित रखने की कोशिश करेगा। तो अन्य जो आपके इकोसिस्टम के जीव जंतु हैं, या फिर अब हम लोग वृक्षों की बात कर रहे हैं, तो आपके इकोसिस्टम की अन्य जो वनस्पतियां हैं उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी प्रजातियां न केवल क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जैव विविधता को नष्ट करती हैं, बल्कि भूमि पर अतिक्रमण करके और कीमती संसाधनों को नष्ट करके लोगों के जीवन जीने के तरीकों को भी नष्ट कर देती हैं। यानी कि हर तरह से लॉस है, आपकी प्रजातियां नष्ट होंगी, पेड़ पौधे नष्ट होंगे, इसके साथ ही भूमि के ऊपर ये अतिक्रमण कर लेती हैं प्रजातियां, और आपके जो संसाधन हैं वो नष्ट होने लगते हैं। इसके साथ ही लोगों का जीवन बदलने लगता है। मान लीजिए एक आदिवासी समुदाय है जो किसी विशेष तरह के वृक्षों पर निर्भर है, उससे उन्हें खाने पीने का सामान मिलता है, अन्य सामान मिलता है। आपने उन वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस लगा दिया, तो अब इन जनजातियों की जो जीवन शैली है उस पर भी नकारात्मक असर पड़ जाएगा। ऐसा परिदृश्य उड़ीसा के आदिवासी भीतरी इलाकों में चल रहा है। तो उड़ीसा के जो भीतरी इलाके हैं वहां पर ऐसी समस्या आ रही है, जहां पर जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो यूकेलिप्टस के बागान को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि यूकेलिप्टस लगाए जा रहे हैं। यूकेलिप्टस एक विदेशी प्रजाति है जिसे पहली बार 1970 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। लगभग 2 शताब्दियों बाद 1970 के दशक में वन विभाग ने जलाऊ लकड़ी और लकड़ी के रूप में इसके कथित उपयोग के लिए प्रजातियों के उपयोग को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। यानी कि पहले टीपू सुल्तान ने इसका यूज किया, फिर 1970 आते आते फिर से हमारा जो वन विभाग है उसने कहा कि यूकेलिप्टस का यूज किया जाएगा लकड़ी वगैरह की आपूर्ति के लिए। यह जल्द ही कागज और लुगदी उद्योग के लिए एक लोकप्रिय कच्चा माल बन गया। तो कागज और लुगदी उद्योग के लिए ये एक अच्छा कच्चा माल बन गया। इसके साथ ही जो ईंट के भट्टे होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं और चूने का जैसे उत्पादन होता है, इस तरह के अन्य जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें जो ईंधन चाहिए होता है लकड़ी के रूप में, उसका भी ये स्रोत यूकेलिप्टस की लकड़ी बन गई। यानी कि कुल मिलाकर इसको इंडस्ट्रीज चाहे बड़ी हो चाहे छोटी यूज करने लगी। यह निर्माण उद्योग में जो पोल्स वगैरह चाहिए होते हैं उसके लिए भी काम में आता है। हालांकि वर्षा से पौधों के हानिकारक प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आए हैं वर्षों से। यानी कि जो यूकेलिप्टस का पौधा है पिछले वर्षों में इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो सामने आने लगे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली इसकी नकारात्मक चीज क्या है कि ये फसल पानी की कमी और पोषक तत्वों की कमी से जुड़ी है। यानी यूकेलिप्टस का जो पौधा है पानी की कमी कर देता है और साथ में जो मिट्टी में पोषक तत्व होना चाहिए उनकी भी कमी कर देता है। 5 साल पुराना यूकेलिप्टस का पेड़ अपने बायोमास से प्रति किलो 785 लीटर पानी को अवशोषित कर लेता है। यानी रागी की फसल जितनी पानी में होती है उससे दुगना पानी जो है यूज कर लेता है आपका यूकेलिप्टस। 2017 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो यूकेलिप्टस है इसकी वजह से राज्य में पानी की कमी हो रही है, और इस वजह से कहा गया उच्च न्यायालय के द्वारा कि यूकेलिप्टस का पौधा केवल वहीं पर लगाया जाए जहां पर वर्षा अच्छी खासी होती है, जहां पर पानी खूब ज्यादा है। क्योंकि जहां पर पहले ही पानी कम है वहां पर फिर अगर यूकेलिप्टस लगा देंगे तो जल संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा देखिए, फिर एक बात क्या है यूकेलिप्टस की नकारात्मक, कि ये एलियोपैथिक पौधा है। इसका एक एलियोपैथिक प्रभाव देखा जाता है, यानी कि इसकी जड़ें और पत्तियां जो जहरीले रसायन होती हैं उसको बाहर निकालती हैं। इसका उद्देश्य क्या है, जिससे कि आसपास कोई और पौधा ना पनप पाए और ये अपनी वृद्धि कर सके यूकेलिप्टस का पौधा। तो इसके लिए इसकी जो पत्तियां हैं, जड़ें हैं, वो जहरीले रसायन मिट्टी में छोड़ देती हैं। इससे आसपास की जो घास है, जड़ी बूटियां हैं, झाड़ियां हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। कुछ वर्षों के बाद जो यूकेलिप्टस के बागान होते हैं उसमें आप और कोई फसल उगा ही नहीं सकते। यानी कि मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि अन्य फसल नहीं उगाई जा सकती। फिर देखिए, तीसरी समस्या है यूकेलिप्टस की पौधे की कि इसकी वजह से जंगल में आग भी लग जाती है। क्योंकि इनके अंदर तेल होता है, राल होती है, इसकी वजह से ये आग को ज़्यादा आकर्षित करते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो बुश फायर है 2020 में हुई थी, तो ये यूकेलिप्टस के पौधों का परिणाम होती है। इस प्रकार ये जो आपका यूकेलिप्टस का पौधा है इसको इकोसिस्टम का आतंकवादी भी माना जाता है। फिर भी पिछले 5 वर्षों में जो निजी क्षेत्र के व्यवसायी हैं वो क्या कर रहे हैं कि यूकेलिप्टस का जो बाग है उसको लगातार लगा रहे हैं। यानी कि यूकेलिप्टस का जो पौधा है उसका उपयोग अभी तक बंद नहीं किया गया है।
देखिए, क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि 4500 रुपए प्रति टन की कीमत को देखते हुए किसान 3 साल के रोपण के बाद प्रति हेक्टेयर लगभग 2.5 लाख रुपए कमाता है। यानी 1 हेक्टेयर जमीन पर 3 वर्षों में आप 2.5 लाख रुपए कमा लेंगे यूकेलिप्टस के पौधे से। पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर आधारित पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो हमको क्या है, पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे कि जो आदिवासी किसान हैं वो नए तरीके की फार्मिंग को अपना सकें, यानी कि जो उनका पारंपरिक कृषि का तरीका है उसमें वो कुछ बदलाव कर सकें और नए तरीके की फार्मिंग को अपना सकें जो जलवायु के अनुकूल हो और जो वर्तमान की कृषि आवश्यकताएं हैं उसके अनुकूल हो। वे स्थानीय कृषि, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और संस्कृति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रकृति भंडार बना सकते हैं और शिक्षा पर्यटन शुरू कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो स्थानीय लोग हैं उनको जागरूक करने की जरूरत है कि वो यूकेलिप्टस की जगह अन्य पौधों को लगाएं। वास्तविक सुधार तभी हो सकता है जब क्षेत्र में देशी प्रजातियों को फिर से स्थापित किया जाए, यानी कि जो भारत की जलवायु के अनुकूल पुराने पौधे हैं उनको ही स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए लोगों को देशी प्रजातियों पर ध्यान देना चाहिए जो न केवल पर्यावरण की मदद करती हैं बल्कि लोगों की आय को भी बढ़ाती हैं। यानी ऐसी प्रजातियां होना चाहिए जिससे किसान की इनकम भी हो। देखिए, किसान यूकेलिप्टस का पौधा इनकम के लिए लगा रहे हैं, तो अगर उनको इनकम का कोई दूसरा सही स्रोत मिल जाएगा तो फिर जो यूकेलिप्टस के पौधे की बागवानी की जा रही है वो चीज समाप्त हो जाएगी। तो बांस का जो पौधा है ये एक ऐसा ही विकल्प है। ये कई प्रकार की मिट्टी के अनुकूल होता है और ये जो पौधा है इसे गैर इमारती वनोपज के रूप में उगाया जा सकता है और उद्योग जो है इसका उपयोग कागज और लुगदी के लिए कर सकते हैं। यानी कि ये जो बांस का पौधा है ये यूकेलिप्टस को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। इसका जो संयंत्र हस्तशिल्प और खाद्य व्यवसायों में उपयोग है, तो हस्तशिल्प हो गया, खाद्य व्यवसाय हो गया, इसमें भी बांस के पौधे का उपयोग है और कई हितधारकों के लिए यह एक समाधान साबित हो सकता है। तो कई तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, कई तरह के जो कृषक हैं, उनके लिए बांस का पौधा एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है यूकेलिप्टस का। अब देखिए, जो हमारे विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की समस्या किस तरह से बढ़ती जा रही है, इस चीज को हम लोग अपने इस टॉपिक में समझेंगे। देखिए, दुनिया हर साल 10 अरब लोगों को खाना खिलाया जा सके इतना खाद्यान्न का उत्पादन करती है, यानी खाद्यान्न की कमी नहीं है। फिर भी दुनिया में जो खाद्य असुरक्षा है, कुपोषण है, भूख है, इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं और 2030 तक के जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, फिर भी दुनिया में भूखमरी रहेगी। 2020 में लगभग दुनिया की 1/3 जनसंख्या ऐसी थी जिसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। ये 2019 के आंकड़े से 320 मिलियन ज्यादा है, यानी कि हर साल ऐसे लोग बढ़ रहे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। पर्याप्त और स्वस्थ भोजन तक पहुंच में असमानता बढ़ती जा रही है जिससे कुपोषण की महामारी फैल रही है। स्वस्थ आहार की कमी के कारण 690 मिलियन लोग कुपोषित अवस्था में हैं। 2 अरब व्यक्ति सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं। तो ये कुछ आंकड़े हैं। देखिए, सभी आंकड़े नहीं याद किए जाते हैं पर 1-2 पॉइंट्स याद कर लिए जाते हैं। तो दुनिया में लगभग 600 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कुपोषित हैं और 2 अरब व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। विभिन्न अनुमानों के अनुसार खराब गुणवत्ता वाले आहार प्रतिवर्ष 11 मिलियन मौतों से जुड़े हैं। तो हर साल विश्व की जो 11 मिलियन मौत हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो आहार है, जो भोजन है, उसकी गुणवत्ता खराब है। खाद्य उत्पाद और उपभोग की यह प्रणाली हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर भारी असर डालती है। स्विट्जरलैंड स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था यानी स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ ने, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसने अपनी एक रिपोर्ट सामने रखी, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020। इसने क्या बताया, यानी कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि अधिक से अधिक उपज के लिए, कृषि के लिए अधिक भूमि को आवंटित करने से वैश्विक जैव विविधता को 70% और वृक्ष आवरण को 50% नुकसान हुआ है। देखिए, हम लोगों ने क्या किया, जब भोजन की आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने जंगल की जो जमीनें थी उसका खेती के लिए यूज किया। तो अब जाहिर सी बात है फिर जो जंगल के जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान होगा। तो जैव विविधता को 70% नुकसान हुआ और जो वृक्ष आवरण है उनको 50% तक नुकसान हुआ। और ये एक एनजीओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। गहन कृषि संस्कृति यानी कि जो बहुत इंटेंस एग्रीकल्चर होती है,
प्रसंस्करण और खाद्य उत्पादों की डिलीवरी सभी मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 25% है। यानी कि देखिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस एग्रीकल्चर का होना, फिर जो फूड प्रोसेसिंग होती है और जो फूड की डिलीवरी होती है, ये टोटल जो वर्ल्ड में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है उसके 25% कंट्रीब्यूट करता है। यानी कि मान लीजिए अगर हर साल विश्व में 100 यूनिट ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं तो उसमें से जो 25% गैसेज हैं वो कहां से आ रही हैं? कृषि से, इसके साथ ही प्रसंस्करण से और खाद्य उत्पादों की डिलीवरी से। यानी कि विश्व में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें हमारी कृषि जो प्रणाली है इसका एक बड़ा हाथ है। समकालीन खाद्य प्रणालियों की छिपी हुई लागत पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी है। तो देखिए, ये जो लागत है, जो पर्यावरण लागत है, ये हमको दिखाई तो नहीं देती है जो खाद्य प्रणाली में छुपी हुई है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का यूज़ करेंगे तो वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पे निगेटिव असर डालेगी। इसी तरह से बहुत ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैसेज होगी तो अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। वर्तमान में देश कुछ विशिष्ट वस्तु के उत्पादन से जुड़े किसानों को समर्थन के रूप में 540 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष प्रदान करते हैं। तो देखिए, हर देश अपने किसानों को सब्सिडी देता है, तो हर देश अपने किसानों को कुछ ना कुछ सब्सिडी दे रहे हैं उनको एग्रीकल्चर में सपोर्ट करने के लिए। रिपोर्ट में 3 निष्कर्ष बताए गए हैं जो खाद्य प्रणालियों को पृथ्वी और उसके लोगों के लिए इतना हानिकारक बताते हैं और सभी के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को प्राप्त करने में भी विफल बनाते हैं। तो 3 बातें बताई गई हैं जिसकी वजह से एक तो सभी को भोजन नहीं मिल पा रहा है और इसके साथ ही जो पृथ्वी है यहाँ का इन्वायरमेंट भी दूषित होता जा रहा है। पहला कारण क्या है? देखिए, इसको ध्यान से याद रखिएगा। पहला कारण है कि अधिकांश समर्थन कुछ वस्तुओं पे लक्षित है। यानी कि जब किसान को सब्सिडी दी जाती है तो भारत समेत पूरे विश्व में ऐसा है कि कुछ ही फसलों के लिए सब्सिडी दी जाती है। अब देखिए, जिस फसल के लिए एमएसपी होगा, जिस फसल के लिए सब्सिडी होगी, उसी का किसान उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या होता है, कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर सब्सिडी है इस वजह से उनका उत्पादन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिर देखिए, दूसरा है चीनी और बीफ। चीनी मतलब शुगर, और जो बीफ है ये इनका जो उत्पादन है ये सबसे ज़्यादा उत्सर्जन वाला क्षेत्र है। यानी कि जहाँ पर चीनी और बीफ उत्पादन को बढ़ावा जिन देशों में दिया जा रहा है वहाँ पर उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, वर्तमान समर्थन प्रणालियां उत्पादकों की तुलना में कारपोरेट को ज़्यादा मदद करती हैं। देखिए, जो भी एमएसपी है या इस तरह की अलग अलग देशों की प्रणालियां हैं वो इस तरह की हैं कि जो कारपोरेट घराने हैं उनको ज़्यादा लाभ होता है। संयुक्त राष्ट्र का नुस्खा समर्थन को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से पुनर्व्यवस्थित करना है कि इसके प्रतिकूल प्रभावों को नकार दिया जाए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ये नहीं कहता है कि आप सब्सिडी समाप्त कर दीजिए, लेकिन सब्सिडी को इस तरह से दीजिए कि ऐसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा ना मिले जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा बीफ, तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री, बीफ इंडस्ट्री, इसमें सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। अब देखिए, आप लोगों के सामने एक आर्टिकल है जिसमें हमारे देश में जो लगातार असमानता बढ़ती जा रही है इस चीज़ को रेखांकित किया गया है। तो देखिए, ये जो है एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझाने की हो। आप इस आर्टिकल को आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं और जो आंकड़े हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको पीडीएफ के रूप में हमारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध रहेगा और हमेशा की तरह जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक अवेलेबल रहेगा।